हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि 11th और 12th दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगता है, कंफ्यूजिंग रहता है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। एक वीडियो में मैं क्लियर नहीं करूँगा, स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो 2-3 वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम पूरा करके और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि तुम्हारा जो भी डाउट है वो सारा का सारा खत्म हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान देना, हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसी को हमने दो टाइप से डिवाइड कर दिया। पहला टाइप हमने बनाया स्केलर और दूसरा हमने क्या बनाया? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमने जो बनाया है, ये हमने कुछ डिफरेंस देख के बनाया है। जैसे अगर मैं स्केलर की बात करूं तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के पास में एक यूनिट लगी हुई होती है जो कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ में लगती ही लगती है। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा, यूनिट भी होगी, लेकिन एक नई चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्या? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसे होती है वो भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 किलोमीटर और इधर की साइड में मैंने लिखा क्या? 2 किलोमीटर नॉर्थ। जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉर्थ लगाया तो तुम समझो कि नॉर्थ लगाते ही मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर दी कि जो 2 किलोमीटर चल रहा है वो किधर की साइड में जा रहा है? नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। वहीं पे अगर मैं स्केलर की बात करूँ तो स्केलर में कोई भी डायरेक्शन जो है उसका सेंस नहीं हो रहा कि जा किधर रहा है। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती हैं वो स्केलर होती हैं और ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन का सेंस होता है वो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुम्हें इतनी बात क्लियर हो गई है तो तुम्हें आगे की चीज़ों में अब दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में अगर तुमने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है 10th क्लास में तो तुमने देखा होगा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब जब हम फिजिक्स के अंदर वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम नॉर्थ साउथ नहीं लिखते हैं वहाँ पे। हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे और वेक्टर के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई जेड भी नहीं बोलेंगे। अगर कोई चीज़ एक्स डायरेक्शन में है, मतलब कोई वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो उसकी डायरेक्शन होती है आई कैप। अगर कोई वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है जे कैप। अगर कोई वेक्टर जेड डायरेक्शन में है, तो उसकी डायरेक्शन होती है के कैप। तो अगर तुम्हें दिखा मिल जाए 2 आई कैप, तो समझ जाना डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। अगर तुम्हें लिखा मिल जाए 2 जे कैप, तो समझ जाना डायरेक्शन वाई एक्सिस में है। और अगर तुम्हें लिखा मिल जाए 2 के कैप, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 तो एक मैग्नीट्यूड है जो कि बदल भी सकता है। मैं आई जे के की बात कर रहा हूँ। अगर 2 के कैप है तो के कैप हमें क्या बताएगा कि 2 जो है वो जेड डायरेक्शन में है। इतना तुम्हें याद रखना है। अगर इतना तुम्हारे क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती है हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक वेक्टर है तो उसको लिखा कैसे जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमने क्या बनाया, एक एरो। ये जो एरो होता है इसी को कहते हैं हम वेक्टर। मतलब अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, इस तरीके से एक एरो लगा देंगे। तो ये जो है ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका जो पीछे का हिस्सा होता है इसको हम लोग टेल कहते हैं, आगे वाले हिस्से को हम लोग हेड कहते हैं। महाभारत या फिर रामायण वाली वीडियो अगर तुमने देखी है तो उनमें जो धनुष में से तीर चलता था, उस तीर के जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हमने क्या कहा? टेल। उसका जो नुकीला सिरा है उसको हमने क्या कह दिया? हेड कह दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। अब इसकी जो लेंथ है, किसकी लेंथ? इस एरो की जो लेंथ होती है, इस एरो की लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्लियर होगी बात? इस एरो की जो ये लेंथ है इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। और कुछ भी चीज़ ये नहीं है। अगर मैंने ए वेक्टर को इस तरीके से लिखा और मैंने कहा कि कोई एक वेक्टर है ए जो कि पॉइंट ओ से जा रहा है किधर की तरफ? पी की तरफ। तो ए वेक्टर को मैं लिखूंगा ओ पी वेक्टर। और वहीं पे अगर मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा?
सिर्फ और सिर्फ ओपी। अभी आगे निकालना सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, बट अभी के लिए तुम समझ लो कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसके दोनों साइड में क्या लगा दो, इस तरीके से उसको जेल में बंद कर दो, मतलब मोड जैसा एक जो साइन होता है वो लगा दो, तुम्हारे पास में जो है मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। बस यही तरीका होता है क्या, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर तुम ध्यान देना, अगर मैंने ए वेक्टर लिखा है तो भी ये वेक्टर है, अगर मैंने बी वेक्टर लिखा है तो भी ये वेक्टर है। ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर सिर्फ ए ही हो, बी भी होगा, एक्स भी होगा, बहुत सारे वेक्टर होंगे। ठीक है, तो इसको लेके एक वो मत बना लेना कि सर ए लिख रहे हैं मतलब ए ही वेक्टर होता है, उसके अलावा कोई और वेक्टर नहीं होता। ए पहला लेटर है अल्फ़ाबेट्स का, इसलिए मैं ए यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो वेक्टर होता है वो होता है हमारे पास में जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया वो हमारे पास, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जो होता है इसके नाम से ही समझ जाओ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास में कितना होगा, जीरो होगा। और अगर कोई भी दुनिया में चीज़ जीरो है, मतलब तुम उसकी डायरेक्शन दे सकते हो क्या, कि मैंने लिखा 0 किलोमीटर, किधर की साइड में पता नहीं। तो इसीलिए जो जीरो वेक्टर होता है इसमें जो डायरेक्शन होती है वो अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड होने का मतलब है कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो, क्योंकि जब वैल्यू ही जीरो हो गई तो चाहे तुम $0 बोलो चाहे ₹0 बोलो, बात एक ही है। तो डायरेक्शन जो है वो कैसी होती है, इसमें अनडिफाइंड होती है। बट यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है, अगर कोई भी चीज़ जीरो है मतलब कि वो कौन सी स्टेज में है, वो है हमारे पास में इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज में है, इक्विलिब्रियम स्टेज में है। इसी स्टेज को हम लोग एक दूसरा नाम और दे देते हैं। अगर मैं मोशन की लैंग्वेज में बात करूँ तो नो मोशन। नो मोशन का मतलब है कोई भी हलचल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। इसीलिए जीरो वेक्टर के ही क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है या फिर नो मोशन कंडीशन कहा जाता है, क्योंकि वेक्टर जो है वो तो मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है, जीरो। इसीलिए डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। अगर सेकंड चीज़ की बात की जाए तो वो होती है हमारे पास में यूनिट वेक्टर। क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे जीरो वेक्टर होता है इसी तरीके से यूनिट वेक्टर होता है, बस इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1। मतलब इसके अंदर कोई एक वैल्यू आ गई, अगर वैल्यू आ गई तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ दिखाएगा, डायरेक्शन। इससे ज़्यादा ये कुछ भी चीज़ नहीं बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इसीलिए अभी तुम देखना ध्यान से, यहाँ पे हमने जब डायरेक्शन को शो किया तो यहाँ हमने देखो कैप लगाया था, आई कैप। ये जो आई कैप होता है यही होता है यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने लिखा ए कैप, तो ए कैप जो है इसी को मैं कहूँगा क्या, यूनिट वेक्टर। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। अगर मेरे को ए कैप निकालना पड़ जाए कि ए कैप की वैल्यू क्या है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी वेक्टर होगा उसका मोड निकाल के उसका क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास में ए कैप की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को ए कैप गिवन है तो मैं ए वेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ए कैप मोड ए वेक्टर, इस तरीके से। क्लियर है बात। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए ताकि हम ए कैप भी निकाल सकें, और अगर ए कैप गिवन है तो ए वेक्टर भी निकाल सकें। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर 1 है मतलब ए कैप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब होनी क्या चाहिए, आएगी भी 1 ही। तो ये हमारे पास में कौन सा वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर है दोनों वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर है हमारे पास में थर्ड नंबर पे इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर कौन सा हुआ, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो बहुत चीज़ें सिंपल सी हैं। इसमें जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर भी क्या होगा, इधर ही होगा। दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो जो ए वेक्टर है वो बराबर होगा किसके, बी वेक्टर के। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास में नेगेटिव वेक्टर। कौन सा नाम आया, नेगेटिव वेक्टर। अब ये जो नेगेटिव वेक्टर होता है ये क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम।
मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन ऑपोजिट का मतलब अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक ऑपोजिट हो जाएगी। तो ए वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा नेगेटिव बी वेक्टर के। इसी को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर है वो है हमारे पास में पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर। अब ये चीज क्या है? कुछ भी नहीं है, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही ये है। कैसे? पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि अगर कोई भी दो वेक्टर जो हैं वो या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर दोनों के दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे कि पैरेलल वेक्टर वो हो गए जो एक दूसरे की डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पैरेलल वेक्टर को लिखता हूँ तो पैरेलल वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर एक्स, या फिर कुछ भी तुम इसको नाम दे सकते हो, वो मैंने नाम दे दिया। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए? पैरेलल वेक्टर के लिए। लेकिन अगर x की वैल्यू कौन सी? इस x की वैल्यू 0 से कम है। क्या है? 0 से कम। तो ये कौन सा वेक्टर होगा? तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए बस। अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तो तुम इजीली पता कर पाओगे कि ये पैरेलल वेक्टर है कि एंटी पैरेलल वेक्टर है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारे पास में को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर का मतलब है ऐसा कोई वेक्टर जिसका एक कॉमन पॉइंट हो। कॉमन पॉइंट मतलब उसी पॉइंट से सारे के सारे वेक्टर निकल रहे हों। जैसे मैंने एक पॉइंट कहा ओ, ये हैं अलग अलग वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी, ई। ये पांचों के पांचों जो वेक्टर हैं उन सभी का जो टेल है वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। इसी कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? को पॉइंट कहते हैं या फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे? को पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट, क्योंकि यहीं से सारे के सारे जो वेक्टर हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब इसी वेक्टर को हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर। अगर दूसरा वेक्टर की बात की जाए तो एक और होता है जो कि होता है कोप्लेनर। अब जैसे कि को इनिशियल था उसी तरीके से कोप्लेनर भी होता है। कोप्लेनर के लिए बस तुम इतना सा समझ लो कि एक कोई भी प्लेन है, उस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे के सारे वेक्टर कौन से होंगे? कोप्लेनर वेक्टर होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब तुम इतना समझो कि अगर कोई वेक्टर है जिसमें वैल्यूज़ हैं, उसमें यूनिट्स हैं, उसमें डायरेक्शन है, मतलब वहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम एडिशन यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला ऑपरेशन, इसमें हमारे पास में कुछ लॉ होते हैं। जैसे सबसे पहला लॉ होता है हमारे लिए ट्राइएंगल लॉ। ट्राइएंगल लॉ क्या कहता है वो समझो। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक वेक्टर जो होता है उसमें एक टेल होती है और एक हेड होता है। तो अगर मैं इसी चीज़ को एक लॉ में अप्लाई करूं तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए वेक्टर, और एक दूसरा कोई वेक्टर है जिसका नाम हो गया बी वेक्टर। अगर मैं इन दोनों को कुछ इस तरीके से क्या करता हूं, कंबाइन करता हूं कि पहला वाला जो वेक्टर है जो कि है ए, इसका हेड दूसरे वाले वेक्टर जिसका नाम है बी उसकी टेल के साथ कनेक्ट हो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उन दोनों की रिजल्टेंट का जो टेल होगा वो पहले वाले वेक्टर की टेल के साथ, और रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो दूसरे वाले वेक्टर के हेड के साथ में कनेक्ट रहेगा। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? आर रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे अब दो चीज़ें बनती हैं। अगर हमारे पास में थीटा नहीं है, थीटा मतलब एंगल अगर नहीं दे रखा है, तब तो सिंपल सा है कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन बाय चांस हमें एक थीटा दे दिया जाए, मतलब ए और बी के बीच में एक एंगल दे दिया जाए, तब हम आर वेक्टर को कैसे निकालेंगे? तो देखो, आर इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तरीका है क्या, आर की वैल्यू निकालने का, अगर ए और बी के बीच में कोई थीटा दे रखा हो। लेकिन अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए कि आर और ए के बीच में एंगल कितना है, तो ये निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, टेन एल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा कब, जब हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी हो। और ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हमें दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल दे रखा हो। और ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हमारे पास एंगल वगैरह कुछ भी ना हो, कोई दो वेक्टर हो और उन दोनों का क्या निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो। तो ये तीनों जो फॉर्मूला हैं ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, जब भी हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लॉ है हमारे पास में वो है पैरेललोग्राम लॉ। अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास में, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास में ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया ए और ये वेक्टर हो गया बी। अगर मैं क्या करता हूँ, इनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उनको क्या करता हूँ, एक दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, तो उनकी वैल्यू भी क्या होगी, इनके बराबर ही होगी। और ये सब कुछ मिलके क्या बनाएगा, एक पैरेललोग्राम बनाता है। बस इतना ही होता है पैरेललोग्राम लॉ के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर तुम इसमें भी थीटा की अगर बात करना चाहो तो थीटा इक्वल टू 0 के ऊपर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अगर यहाँ पे बात की जाए थीटा इक्वल टू कितने डिग्री की, 90 डिग्री की, तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना सा काम होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है पैरेललोग्राम लॉ के अंदर। इसी तरीके से एक लॉ और होता है जिसका नाम है पॉलीगन लॉ। क्या है, पॉलीगन लॉ। अब ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए सिर्फ बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, कोई भी एक वेक्टर है, जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, इसकी ये डायरेक्शन हो गई, इसकी ये डायरेक्शन हो गई और इसकी ये डायरेक्शन हो गई। तो इसको भी सोल्व कैसे करोगे, यहाँ से ये हो गया रिजल्टेंट, यहाँ से ये हो गया रिजल्टेंट, यहाँ से ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम ध्यान दोगे तो ये दोबारा से वही ट्रायंगल लो बनाएगा। सेम अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से भी ये एक ट्रायंगल लो बनाएगा। तो यहाँ पे भी तुम्हारा जो लो है वो लगेगा तो ट्रायंगल ही। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूँ तो इस केस में जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा हमारे पास में, 0। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो शेप है, ये कैसी शेप है, ये एक क्लोज शेप है। कैसी शेप है, क्लोज शेप। तो मैं इसको क्या पढ़ सकता हूँ, इसको मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ सकता हूँ। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें पता है आर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसीलिए बस पॉलीगन लॉ इतना ही है, इससे ज़्यादा पॉलीगन लॉ में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, ध्यान देना। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमें किसी भी एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देनी है। जैसे कि ए वेक्टर है, मैंने बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी। तो डायरेक्शन जैसे ही मैंने चेंज की तो ये दोनों अब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई भी एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दूसरे वेक्टर से क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास में इम्पोर्टेंट है वो निकल के आती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि समझनी चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, हमें ध्यान देना। अगर कोई एक वेक्टर है ए, क्या है वेक्टर ए, और उसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर है आर, और यहाँ पे एक वेक्टर है दूसरा कोई बी वेक्टर। तो अगर जो हमारे पास में ए वेक्टर है ये अगर एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पे जो थीटा है वो बनता है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, कौन सी एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर थीटा बनेगा, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू होगी इसको मैं कोस थीटा कंसिडर करूँगा, और जो वाई एक्सिस वाली होगी उसको मैं क्या कंसिडर करूँगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे जो ए है, इस ए को अगर मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूँ, मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ,
तो ये होगा a cos थीटा और ये क्या होगा a sin थीटा, क्योंकि x में थीटा है मतलब a के साथ में cos थीटा और y ऑटोमेटिक ही क्या बन गया, sin थीटा बन गया। लेकिन अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में शो करूंगा तो कैसे शो करूंगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आई जे क्या बता रहा है, आई का मतलब है एक्स एक्सिस, जे का मतलब है वाई एक्सिस। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स थे वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, उनको मिला के एक वेक्टर जो है वो फॉर्म कर लिया। अब सेम वही चीज़ अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल सकता हूँ। अब तुम बोलोगे यहाँ से सर थीटा कहाँ चला गया, क्योंकि इससे पहले जो हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल रहे थे उसमें तो कोस थीटा आ रहा था, और अगर कोस थीटा आ रहा था तो यहाँ क्या गया। तो ध्यान देना, कोई भी जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ में एंगल कितना बनाते हैं, वो एंगल बनाते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की वजह से जो कोस थीटा की वैल्यू है वो क्या हो गई, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो जो 2ab कोस थीटा जो था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, 0। तो बच के क्या आया हमारे पास में, ये वाली चीज़ बच के आ गई। इसीलिए हमने यहाँ पे 2ab कोस थीटा वाली जो टर्म है वो नहीं लगाई। लेकिन अगर यही रेजोल्यूशन जो है वो किस में हो जाए, 3D में हो जाए, क्योंकि हमें 3D में भी रेजोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी थोड़ा ना है दो ही डायरेक्शन हो, क्या पता 3 डायरेक्शन भी हो। तो अगर 3D में रेजोल्यूशन अगर तुम्हें पढ़ना पड़े तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू ए कोस अल्फा आई कैप प्लस ए कोस बीटा जे कैप प्लस ए कोस गामा के कैप। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को डिनोट करेंगे। ध्यान रखना, अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा, बीटा क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग थीटा, और जो गामा क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग थीटा। अगर यहीं से अगर हम कोस और कोस की वैल्यू निकालें, जैसे कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये बराबर होगा किसके, 1 के। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें याद करना ही करना है ये रिलेशन। हम ए का कंपोनेंट हम पता लगा रहे हैं किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी कैप डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा के बराबर होगा। मतलब ए और बी के बीच में हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे एक वेक्टर कंपोनेंट निकाल लिया। क्लियर है बात इतनी, इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो काफ़ी है आज की क्लास के लिए। इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी, तो सबसे पहले तुम ये वाली सारी चीज़ें जो हैं रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर होगी, जिसके अंदर हम और भी काफ़ी नई नई चीज़ें वेक्टर के अंदर करने वाले हैं।